इंडिया के कई सिटीज में ऑलरेडी वाटर क्राइसिस स्टार्ट हो चुका है। कई जगहों पर ठीक से पीने के लिए पानी नहीं है और हम इधर एथेनॉल बनाने के लिए हजारों लाखों लीटर पानी बर्बाद कर दे रहे हैं। और जब इस गन्ने के रस को एथेनॉल में बदला जाता है तो 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए लगभग 3000 से 4000 लीटर पानी आराम से खर्च होता है। पुरानी गाड़ियों में जो रबर सील्स और पाइप्स लगे होते हैं वो पेट्रोल के हिसाब से बने होते हैं, एथेनॉल के हिसाब से नहीं। 20% का एम पूरा करने के बाद भी गडकरी पीछे हटने वाले नहीं थे। इन्होंने 100% एथेनॉल यानी E100 फ्यूल लाने की बात कही है। जाते जाते एक और बात बोलना चाहूँगा नितिन गडकरी जी से। नितिन गडकरी जी, आप रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो तो आप रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही रहो, पेट्रोलियम मिनिस्टर बनने की कोशिश मत करो। एक तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर होकर भी रोड की वाट लगा रखी है, ऊपर से पेट्रोलियम मिनिस्टर बनने की कोशिश में आप हमारी व्हीकल्स और जेब की भी वाट लगा रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी जरूरत का लगभग 90% क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाता है। साल 23-24 में ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़कर 87.7% तक पहुंच गई थी और उसी साल भारत ने क्रूड ऑयल खरीदने के लिए करीब $132 बिलियन खर्च किए। अगले ही साल यानी 24-25 में ये बिल बढ़कर करीब $137 बिलियन हो गया। सोचो, इतना पैसा जो सीधा विदेश जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास अपना तेल नहीं है कि हम अपनी व्हीकल्स, अपने ट्रक्स, अपने जहाज खुद चला सकें। यही पैसा अगर देश के अंदर रुकता तो शायद सड़कें बनती, हॉस्पिटल बनते, स्कूल बनते। तो इसी उलझन के बीच से एक नाम बार बार सामने आता है, नितिन गडकरी, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर, जो पिछले कई सालों से एक ही बात दोहराते आए हैं, भारत को अपनी क्रूड ऑयल की गुलामी से बाहर निकलना होगा। इन्होंने खुद कहा है कि भारत का सालाना फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट बिल करीब 22 लाख करोड़ रुपए का है और यही रकम है जो देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बाहर बहा देता है। इनका मानना है कि इस समस्या का हल एक ऐसी चीज में छुपा है जो हमारे ही खेतों में उगती है, गन्ना, मक्का, चावल की भूसी और बचा हुआ अनाज। इसी चीज का नाम है एथेनॉल। गवर्नमेंट ने कहा यही वो फ्यूल है जो भारत को बचाएगा। पेट्रोल की महंगाई कम होगी, ऑयल इंपोर्ट का बोझ हल्का होगा, किसानों की जेब भरेगी और इन्वायरमेंट को भी फायदा मिलेगा। एक ऐसा सोल्यूशन जो लगता है हर समस्या का जवाब है। लेकिन जैसे जैसे ये एथेनॉल हर पेट्रोल पंप तक पहुंचता गया वैसे वैसे सवाल भी उठने लगे। लोग शिकायत करने लगे कि उनकी गाड़ी का माइलेज अचानक कम हो गया है। कोई कह रहा है कि उसकी पुरानी गाड़ी का इंजन रफ चलने लगा है, कहीं सुनने में आया कि गाड़ी ठंड में स्टार्ट होने में दिक्कत दे रही है। और दूसरी तरफ इन्वायरमेंट के जानकार पूछ रहे हैं, जिस अनाज और गन्ने से हम अपना पेट भरते हैं अब उसे फ्यूल में क्यों बदला जा रहा है? क्या हम खाने की चीजों को जलाकर गाड़ी चला रहे हैं? और सबसे डरावना सवाल, क्या हम इस फ्यूल को बनाने के लिए उतना पानी बहा रहे हैं जितना पानी किसी वाटर क्राइसिस इलाके के लोगों को पीने तक के लिए नहीं मिलता? गवर्नमेंट कहती है ये ग्रीन फ्यूल है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके नतीजे अभी सामने आने बाकी है। तो सच में ये कहानी है क्या? ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर ये एथेनॉल होता क्या है और ये बनता कैसे है। देखिए, एथेनॉल दरअसल एक तरह की अल्कोहल है, बिल्कुल वैसे ही जो शराब में होती है, बस इस्तेमाल फ्यूल के तौर पर किया जाता है। ये बनता है फर्मेंटेशन नाम के एक प्रोसेस से। सीधी भाषा में समझो, जब किसी चीज में मौजूद शुगर या स्टार्च को ईस्ट नाम के छोटे छोटे बैक्टीरियाज की मदद से सड़ाया जाता है तो वो अल्कोहल में बदल जाती है। भारत में ये काम मेनली 3 चीजों से होता है, गन्ने के रस और मोलेसेस से, यानी चीनी बनाने के बाद बचा हुआ गाढ़ा सीरा, टूटे हुए चावल और अनाज से, और मक्के यानी कॉर्न से। इन सब में मौजूद शुगर और स्टार्च को फर्मेंटेशन से गुजारा जाता है, फिर डिस्टिलेशन नाम की प्रोसेस से इसे शुद्ध किया जाता है और आखिर में जो लिक्विड यानी तरल पदार्थ बचता है वही फ्यूल ग्रेड एथेनॉल कहलाता है। अब सवाल ये है कि पेट्रोल, डीजल और एथेनॉल में फ़र्क क्या है? पेट्रोल और डीजल दोनों फॉसिल फ्यूल है, यानी ये लाखों साल पुराने मरे हुए जीव जंतुओं और पौधों के जमीन के अंदर दबे रहने से बने हैं। ये एक ऐसा भंडार है जो एक बार खत्म हो गया तो दोबारा नहीं बनेगा, कम से कम इंसानी जिंदगी के हिसाब से तो नहीं। लेकिन एथेनॉल इसके बिल्कुल उल्टा है। ये एक रिन्यूएबल फ्यूल है, यानी इसे हर साल नई फसल से दोबारा बनाया जा सकता है। लेकिन एक टेक्निकल फर्क भी है जो आगे चलकर पूरी कहानी का सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले एनर्जी डेंसिटी कम होती है, यानी बराबर मात्रा में एथेनॉल से उतनी एनर्जी नहीं मिलती जितनी पेट्रोल से मिलती है। इसके अलावा एथेनॉल पानी को अपनी तरफ खींचता है, यानी ये मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग होता है, जबकि पेट्रोल ऐसा नहीं करता। यही एक फ़र्क है जिस पर आगे चलकर पूरी बहस टिकी है। अब जब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाता है तो इसे नाम दिए जाते हैं E5, E10, E20, E85। ये अर्थमेटिक बहुत सीधा है। E के आगे जो नंबर लिखा होता है वही बताता है कि उस फ्यूल में कितने % एथेनॉल मिला हुआ है। E10 का मतलब है 90% पेट्रोल और 10% एथेनॉल। E20 का मतलब है 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल। और E85 जैसे ब्लेंड्स खासतौर पर उन गाड़ियों के लिए बनाए जाते हैं जिन्हें फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स कहा जाता है, यानी ऐसी गाड़ियां
जो पेट्रोल और एथेनॉल के किसी भी रेशियो में चल सकती है। अब यहाँ एक सवाल दिमाग में आता होगा, भारत को ये आइडिया आया कहाँ से? क्या ये कोई नई सोच थी या दुनिया में पहले से ऐसा हो चुका था? इसका जवाब हमें लेकर जाता है 1970 के दशक की दुनिया में, जब पूरी दुनिया एक भयानक क्राइसिस से गुजर रही थी। साल 1973 में मिडिल ईस्ट के ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज ने अचानक तेल की सप्लाई रोक दी और जो देश तेल के लिए पूरी तरह इन कंट्रीज पर डिपेंड थे, उनकी इकोनॉमी हिल गई। इसी क्राइसिस से सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ ब्राजील, जो उस वक्त अपने ट्रांसपोर्ट जरूरत का करीब 80% फ्यूल बाहर से मंगवाता था। इसलिए ब्राजील के गवर्नमेंट ने तय किया कि अब और नहीं, इन्हें अपना खुद का फ्यूल बनाना होगा। और ब्राजील के पास एक चीज बहुत ज्यादा मात्रा में थी और वो है गन्ना, यानी शुगर कैन। 16th सेंचुरी से ब्राजील में गन्ने की खेती होती आ रही है, इसलिए नवंबर 1975 में ब्राजील गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था प्रो एल्कोहल, यानी द नेशनल अल्कोहल प्रोग्राम। 1975 में शुरू किया गया ये नेशनल अल्कोहल प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंस्ड एक नेशन वाइड प्रोग्राम था। इसका मकसद फॉसिल फ्यूल जैसे गैसोलीन से बनने वाले ऑटोमोबाइल फ्यूल्स को धीरे धीरे खत्म करके उनकी जगह गन्ने से बनने वाले एथेनॉल का इस्तेमाल करना था। शुरुआत में गवर्नमेंट ने पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिलाना मैंडेटरी किया। फिर 1979 में जब दूसरा ऑयल क्राइसिस आया तो ब्राजील ने एक कदम और आगे बढ़ाया और इन्होंने ऐसी गाड़ियां बनानी शुरू की जो पूरी तरह सिर्फ एथेनॉल से चल सकती थी, यानी प्योर E100 गाड़ियां। गवर्नमेंट ने इन गाड़ियों को खरीदने पर सब्सिडी भी दी। नतीजा ये हुआ कि 1986 तक ब्राजील में बिकने वाली नई गाड़ियों में से 92% व्हीकल सिर्फ एथेनॉल पर चलने वाली थी। बाद में जब तेल की कीमतें फिर से गिरी तो ये मॉडल थोड़ा डगमगाया, लेकिन ब्राजील ने हार नहीं मानी। इन्होंने फ्लैक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी डेवलप की, यानी ऐसी व्हीकल्स जो पेट्रोल और एथेनॉल दोनों में से किसी भी रेशियो में चल सके। आज ब्राजील में लोग खुद चुन सकते हैं कि उन्हें पेट्रोल भरवाना है या ज्यादा एथेनॉल वाला फ्यूल, और पेट्रोल पंप पर दोनों अलग अलग बिकते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक 1975 से 2002 के बीच इस प्रोग्राम ने ब्राजील को ऑयल इंपोर्ट में करीब $52 बिलियन की बचत करवाई। इसी दौर में अमेरिका ने भी अपना रास्ता चुना, लेकिन अमेरिका के पास गन्ना उतनी मात्रा में नहीं है जितना ब्राजील के पास है। इसके पास है मक्का यानी कॉर्न ज्यादा मात्रा में। 1978 में अमेरिका ने एक कानून पास किया, एनर्जी टैक्स एक्ट, जिसने एथेनॉल को टैक्स में छूट देना शुरू किया। और फिर 2005 में एक और बड़ा कदम उठाया गया, रिन्यूएबल फ्यूल स्टैंडर्ड, जिसने कानूनी तौर पर तय कर दिया कि अमेरिका के फ्यूल सप्लाई में एक फिक्स्ड मात्रा एथेनॉल की होनी चाहिए। आज अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा एथेनॉल बनाने वाला देश है और यहाँ E10, E15 आमतौर पर हर पेट्रोल पंप पर मिलते हैं, जबकि E85 खासतौर पर फ्लैक्स फ्यूल गाड़ियों के लिए अवेलेबल है। तो जब दुनिया के दो सबसे बड़े देश, एक अपने गन्ने से दूसरा अपने मक्के से अपनी तेल की गुलामी को तोड़ने में जुटे थे, तब भारत भी पीछे नहीं रहा। लेकिन भारत की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी ब्राजील और अमेरिका की रही है। भारत की कहानी में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा है। भारत में सबसे पहले 2001 में महाराष्ट्र के मीरज और मनमाड़ और उत्तर प्रदेश के अनवला बरेली में 3 जगहों पर एथेनॉल ब्लेंडिंग का एक छोटा सा ट्रायल शुरू किया गया, ये देखकर कि ये काम कर सकता है। जनवरी 2003 में गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम यानी EBP लॉन्च किया। शुरुआत में सिर्फ 5% एथेनॉल मिलाने का एम रखा गया और ये सिर्फ 9 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में शुरू हुआ, लेकिन असलियत में ये प्रोग्राम शुरू होते ही लड़खड़ा गया। दिक्कत ये थी कि ऑयल कंपनीज को एथेनॉल को पेट्रोल से अलग स्टोर करना पड़ता था और उसे सही समय पर सही मात्रा में मिलाना बहुत मुश्किल साबित हुआ। शुगर मिल्स भी अपनी एथेनॉल प्रोडक्शन की सही योजना नहीं बना पा रही थी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि ऑयल कंपनीज कितना एथेनॉल खरीदेंगी। नतीजा ये हुआ कि जिस प्रोग्राम का एम 5% ब्लेंडिंग था, वो असलियत में 1% से भी कम रह गया। 2004 से लेकर 2014 तक, यानी पूरे 10 साल ये प्रोग्राम लगभग ठप ही पड़ा रहा। ब्लेंडिंग सिर्फ 0.1 से 1.5% के बीच अटकी रही। इसी दौर में एक और समस्या पनप रही थी, जिसका एथेनॉल से सीधा नाता जुड़ गया। भारत की चीनी मिलें, खासकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की, ये भारी घाटे में जा रही थी। दुनिया भर में चीनी के दाम गिर रहे थे। मिल्स के पास चीनी का इतना ज्यादा भंडार जमा हो गया था कि उसे बेचना मुश्किल हो गया था और इसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा था। इन्हें इनके गन्ने का पैसा समय पर नहीं मिल रहा था। गवर्नमेंट के सामने चैलेंज ये थी कि किसानों का बकाया कैसे चुकाया जाए। यहीं से एक नई सोच निकली, अगर मिल्स अपनी अतिरिक्त चीनी और मोलेसेस को एथेनॉल में बदल दें और गवर्नमेंट वो एथेनॉल खरीद ले, तो मिल्स के पास पैसा आएगा और वो पैसा किसानों तक पहुंचेगा। यानी एथेनॉल सिर्फ एक फ्यूल नहीं था, ये शुगर इंडस्ट्री के क्राइसिस का एक इकोनॉमिक सोल्यूशन भी बनने वाला था। हालांकि 2014 के बाद इस पूरी कहानी में तेजी आई। गवर्नमेंट ने एथेनॉल की एक फिक्स्ड प्राइस पर खरीद की सिस्टम बनाई, जीएसटी को घटाकर 5% किया और स्टेट्स के बीच एथेनॉल की आवाजाही को आसान बनाया। 2018 में एक नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स लाई गई, जिसे 2022 में और सुधारा गया। जून 2021 में प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक रोड मैप जारी किया। इसका नाम था रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-25, जिसमें
20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का एम हासिल करने का प्लान था, यानी जो एम 2030 के लिए रखा गया था 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग, उसे 5 साल पहले यानी 2025 तक हासिल कर लिया जाएगा। और यही नितिन गडकरी का रोल सबसे ज्यादा सामने आता है। ये लगातार ये बात दोहराते रहे कि भारत के किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं रहेंगे, ये ऊर्जा दाता यानी एनर्जी प्रोवाइडर भी बनेंगे। यानी ये सिर्फ अनाज नहीं उगाएंगे, ये फ्यूल भी पैदा करेंगे। इनका तर्क था कि अगर किसान अपनी अतिरिक्त फसल, अपना बचा हुआ भूसा, अपना गन्ना एथेनॉल बनाने वालों को बेचे तो इनकी आमदनी बढ़ेगी और साथ ही देश का इंपोर्ट बिल भी घटेगा। गवर्नमेंट का दावा है कि इस प्रोग्राम के चलते अब तक चीनी मिलों को लाखों करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है, जिससे किसानों का बकाया चुकाने में मदद मिली है। साथ ही इनके रिजल्ट्स भी तेजी से दिखने लगे। जून 2022 में यानी फिक्स टाइमलाइन नवंबर 2022 से भी 5 महीने पहले भारत ने 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का एम हासिल कर लिया। इसके बाद ये आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। 2022-23 में 12%, 2023-24 में 14% और 2024-25 में लगभग 18% और आखिरकार 2025 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भारत ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का एम पा लिया है। जो एम 2030 के लिए रखा गया था वो 5 साल पहले ही पूरा हो गया। गवर्नमेंट के मुताबिक 2014 में जहां सिर्फ 1.5% एथेनॉल मिलाया जाता था, वहीं 2025 में ये डाटा 13 गुना बढ़कर 20% तक पहुंच गया। इसी दौरान एथेनॉल का प्रोडक्शन भी 2014 के 38 करोड़ लीटर से बढ़कर जून 2025 तक 661 करोड़ लीटर से ज्यादा हो गया है। गवर्नमेंट का दावा है कि इससे देश को करीब 1,36,000 करोड़ रुपए की फॉरेन एक्सचेंज की बचत हुई है और लगभग 1,96,000 करोड़ रुपए सीधे डिस्टिलरीज को पे किए गए हैं, जिससे डोमेस्टिक बायोफ्यूल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला है। और ये सफर यही नहीं रुका। 20% का एम पूरा करने के बाद भी गडकरी पीछे हटने वाले नहीं थे। हाल ही में जून 2026 में इन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी बहस को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा किया। इन्होंने 100% एथेनॉल यानी E100 फ्यूल लाने की बात कही है। इनका कहना है कि इससे एथेनॉल पेट्रोल का एक असली अल्टरनेटिव बन सकेगा और इससे भारत के 22 लाख करोड़ रुपए के सालाना फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट बिल को कम करने में मदद मिलेगी। अब बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां ऐसी फ्लैक्स फ्यूल गाड़ियां बनाने की तैयारी में है जो पूरी तरह एथेनॉल पर चल सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्राजील में 10 को पहले हुआ था। तो यहाँ तक भारत की कहानी एक सफलता की कहानी लगती है। क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम करने का सपना, किसानों की आमदनी बढ़ाने का वादा और एक ऐसा टारगेट जो तय समय से 5 साल पहले पूरा हो गया। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, गवर्नमेंट इसे अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट में गिनाती है। लेकिन जिस रफ्तार से ये बदलाव आया, E10 से E20 तक का सफर सिर्फ 3 साल में पूरा कर लिया गया बिना गाड़ी मालिकों को पहले से ठीक से बताए, उसी रफ्तार ने अब नई सवाल भी खड़े कर दिया। करोड़ों गाड़ियां जो मार्च 2023 से पहले बिकी थी वो E20 के हिसाब से बनी ही नहीं थी। लोग अब पूछ रहे हैं क्या उनकी गाड़ी का इंजन इस नए फ्यूल को झेल पाएगा? क्या माइलेज में जो गिरावट महसूस हो रही है वो सिर्फ उनका वहम है या हकीकत? और क्या जिस गन्ने और अनाज से ये फ्यूल बनाया जा रहा है उसकी खेती के लिए जो पानी इस्तेमाल हो रहा है वो किसी और बड़े क्राइसिस को जन्म तो नहीं दे रहा है? यही वो सवाल है जिसका जवाब आइए हम अब समझते हैं। अब देखिए, एथेनॉल को लेकर लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिर लोग शिकायत किस बात की कर रहे हैं। तो इस एथेनॉल को लेकर 3 मेन शिकायतें हैं। पहली, इंजन को नुकसान। लोगों का कहना है कि एथेनॉल एक ऐसा फ्यूल है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है और पानी मेटल यानी धातु को जंग लगाता है, यानी कोरसिव होता है। जो इंजन इस तरह के फ्यूल के लिए बनाए ही नहीं गए, उनके अंदर के पुर्जे धीरे धीरे खराब हो सकते हैं। दूसरी शिकायत, रबर के पुर्जे। पुरानी गाड़ियों में जो रबर सील्स और पाइप्स लगे होते हैं वो पेट्रोल के हिसाब से बने होते हैं, एथेनॉल के हिसाब से नहीं, तो समय के साथ ये भी कमजोर पड़ सकते हैं। तीसरी शिकायत, ठंड के मौसम में गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत, क्योंकि एथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा टेम्परेचर पर चलता है। साथ ही इस पूरे मामले में एक बड़ी समस्या ये भी रही कि जो बदलाव आया वो बहुत तेजी से आया। E10 से E20 तक का पूरा सफर सिर्फ 3 साल में तय कर लिया गया और गाड़ी मालिकों को इसके बारे में पहले से ठीक से बताया ही नहीं गया। जो करोड़ों गाड़ियां मार्च 2023 से पहले खरीदी गई थी वो सिर्फ 5 या 10% वाले पुराने ब्लेंड के हिसाब से बनी थी, 20% के हिसाब से नहीं। और सबसे परेशान करने वाली बात यह रही कि एक इंडियन इंश्योरेंस कंपनी ने कह दिया कि अगर गलत फ्यूल इस्तेमाल करने से इंजन खराब होता है तो उसका इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है, क्या ये सच में उतना बड़ा खतरा है जितना बताया जा रहा है, या ये सिर्फ एक डर है जो फैलाया जा रहा है? यहाँ कहानी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ गवर्नमेंट और ऑयल मिनिस्ट्री है जो कहती है कि इनकी अपनी इंटरनल स्टडीज में ये पाया गया है कि E20 फ्यूल से कोई बड़ा इंजन नुकसान या परफॉर्मेंस लॉस नहीं हुआ है। इसके साथ ही रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने तो क्रिटिक्स को ये तक चैलेंज दे दिया कि वो ये साबित करके दिखाए कि वाकई में बड़े पैमाने पर इससे नुकसान हो रहा है या नहीं, और आरोप लगाया है कि ये अफवाह किसी पेट्रोल लॉबी द्वारा फैलाई जा रही है। इसलिए अब आइए हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या सच में एथेनॉल से व्हीकल्स के इंजन खराब होते हैं या नहीं।
या फ्यूल टैंक में काई जम जा रही है, उससे गाड़ी हमारी मिसिंग करती है, उससे इंजेक्टर खराब हो रहे हैं और आपका सेंसर खराब हो रहा है उसका रेल प्रेशर। ऐसा मतलब क्यों महसूस हो रहा है? जैसे आप मैकेनिक है, जानते हैं। उसमें काला आ रही है, जैसे गारा हो जाता है वैसे आ रहा है उसमें। टैंक आप खोल के देखेंगे, टैंक के अंदर ऐसे जैसे परत नहीं जम जाती, हमारी काई जम जाती है, पानी जाता है तो वैसे जम रही है। उसके चक्कर में हमारा फ्यूल टैंक खराब हो रहा है, उससे फ्यूल पंप खराब हो रहा है, उससे इंजन में दिक्कत आ रही है। ये देखो भाई लोग, इथेनॉल की वजह से देखो गाड़ियों में कैसा कैसा प्रॉब्लम आ रहा। ये देखो अंदर पूरा कैसा जमा होगा, पूरा कचरा। ये पूरा व्हाइट व्हाइट जो भी है ये पानी है, गन्ने का जूस। गन्ने का जूस डाल के गाड़ियाँ चलेंगे, गाड़ियाँ ऐसा हो जाती है। ये हो गया पेट्रोल, ये हो गया एथेनॉल आपकी भाषा में, और ये हो गई हमारी तरफ से गाड़ी खराब। ये कार्बोरेटर खराब हो गया और इसका जिम्मेदार कैसे हुए बोलते हो, खराब नहीं होता। ये हालत देखो, एथेनॉल की वजह से कार्बोरेटर की क्या क्या हालत हो चुकी है। अब इसके अंदर कार्बोरेटर नया डलेगा। अब कस्टमर बोल रहा है इतना पैसा मेरे पास नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट की अपनी एक इंस्टीट्यूशन नीति आयोग ने 2021 में जो रोड मैप तैयार किया था, उसमें साफ लिखा था कि E20 फ्यूल से उन गाड़ियों में एफिशिएंसी में हल्की कमी आएगी जो E10 के हिसाब से बनी थी। यानी गवर्नमेंट ने खुद माना था कि थोड़ा असर तो पड़ेगा ही, बस उसे मार्जिनल यानी मामूली कहा गया। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM ने भी गवर्नमेंट को बताया था कि इंजन में कुछ तकनीकी बदलाव करके इस एफिशिएंसी लॉस को कम किया जा सकता है। मतलब समस्या पूरी तरह झूठ नहीं है, बल्कि ये एक तकनीकी सच्चाई है जिसे गवर्नमेंट ने पहले से एक्सेप्ट किए हुआ था। लेकिन अब गवर्नमेंट बोल रही है कि एथेनॉल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहीं से माइलेज वाला सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। नीति आयोग की 2021 रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि ज्यादा एथेनॉल मिलाने से एवरेज माइलेज में करीब 6% की कमी आ सकती है। गवर्नमेंट इसी डाटा को अपने बचाव में इस्तेमाल करती है और कहती है कि यह गिरावट बहुत मामूली है, और अगर माइलेज में ज्यादा फर्क महसूस हो रहा है तो उसकी वजह गाड़ी की सही देखभाल ना होना या ड्राइविंग की आदतें भी हो सकती है। लेकिन असल जिंदगी में लोगों के एक्सपीरियंस कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। कई यूजर्स ने रिपोर्ट किया कि E10 से E20 पर शिफ्ट होने के बाद उनकी माइलेज में 5 से 12% तक की गिरावट आई है। अब असली सवाल ये उठता है, अगर फ्यूल इसलिए बनाया जा रहा है ताकि देश का पैसा बचे और पेट्रोल सस्ता महसूस हो, लेकिन उसी फ्यूल से गाड़ी की माइलेज कम हो जाए तो आम आदमी की जेब पर असल में क्या असर पड़ता है? अगर आप पहले से 15% ज्यादा बार पेट्रोल पंप पर जा रहा है तो देश भले ही क्रूड ऑयल कम मंगवाए, लेकिन आपकी अपनी जेब से जो पैसा जा रहा है वो कम तो नहीं हो रहा। एक और बात जो लोगों को खटकती है, ब्राजील में लोग खुद चुन सकते हैं कि उन्हें कौन सा ब्लेंड चाहिए और वहां ज्यादा एथेनॉल वाले फ्यूल पर डिस्काउंट भी दिया जाता है। भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पेट्रोल पंप पर आपको वही फ्यूल मिलता है जो गवर्नमेंट ने तय किया है, बिना किसी ऑप्शन के। और यही वो कमी है जिसकी वजह से बहुत से लोगों को ये पॉलिसी एक तरफा फैसला महसूस होती है। अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे भारी हिस्से की, इन्वायरमेंट। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा दावा यही है कि एथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है क्योंकि ये पौधों से बनता है, इसलिए ये पेट्रोल के मुकाबले कम पॉल्यूशन फैलाता है। और ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। एथेनॉल मिलाने से गाड़ियों से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन कम होता है, और गवर्नमेंट का दावा है कि पिछले 1 दशक में इस प्रोग्राम से करोड़ों टन कार्बन एमिशन बची है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली सवाल यह है कि जो फसल इस एथेनॉल को बनाने के लिए उगाई जाती है, उसे उगाने में एनवायरनमेंट को कितनी कीमत चुकानी पड़ती है। तो देखिए, एक अहम रिपोर्ट जो दिसंबर 2024 में एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने जारी की थी, उसमें अमेरिका के एक्सपीरियंस के आधार पर यह बताया गया कि जब मक्के जैसी फसल को बड़े पैमाने पर फ्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इसका सीधा असर मक्के की कीमतों पर पड़ता है और खाद यानी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बढ़ जाता है। और जब नई जमीन को खेती के लिए साफ किया जाता है तो उससे एमिशन और भी बढ़ जाते हैं। यानी जिस फ्यूल को साफ सुथरा बताया जा रहा है उसकी पूरी सप्लाई चेन को अगर शुरू से आखिर तक देखे तो वो उतनी भी साफ नहीं निकलती जितना दिखाया जाता है। यही वो बात है जो ग्लोबल रिसर्च कई सालों से कहती आई है कि पौधों से बना फ्यूल भी अपने पीछे एक एनवायरमेंटल कीमत छोड़ जाता है। बस वो कीमत एग्जॉस्ट पाइप से नहीं बल्कि खेत से चुकानी पड़ती है। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस पूरी कहानी के सबसे डरावनी हिस्से तक, पानी। गन्ना जिसे भारत का ज्यादातर एथेनॉल बनता है, वो गन्ना एक बहुत ही पानी मांगने वाला फसल है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 किलो चीनी बनाने के लिए 1500 से 2000 लीटर तक पानी लग जाता है। और जब इस गन्ने के रस को एथेनॉल में बदला जाता है तो 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए लगभग 3000 से 4000 लीटर पानी खर्च होता है। सोच कर देखो, 1 लीटर फ्यूल के पीछे इतना पानी जो किसी गांव को कई दिनों तक पीने के लिए काफी हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है जिसे इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे भारी सवाल कहा जा सकता है, क्या हम फ्यूल बनाने के लिए अपना पानी तो नहीं खत्म कर रहे? क्योंकि इंडिया के कई सिटीज में ऑलरेडी वाटर क्राइसिस स्टार्ट हो चुका है। कई जगहों पर ठीक से पीने के लिए पानी नहीं है और हम इधर एथेनॉल बनाने के लिए हजारों लाखों लीटर पानी बर्बाद कर दे रहे हैं।
तो अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले कुछ सालों में हमें एक भयंकर वाटर क्राइसिस के लिए तैयार रहना होगा। अब जाते-जाते एक और बात बोलना चाहूँगा नितिन गडकरी जी से। नितिन गडकरी जी, आप रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, तो आप रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही रहो, पेट्रोलियम मिनिस्टर बनने की कोशिश मत करो। एक तो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर होकर भी रोड की वाट लगा रखी है और ऊपर से पेट्रोलियम मिनिस्टर बनने की कोशिश में आप हमारी व्हीकल्स और जेब की भी वाट लगा रहे हैं।